डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं महेश चौधरी, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको विलयन की जो कंसंट्रेशन होती है, विलयन की जो सांद्रता होती है, उसको व्यक्त करने वाली इकाइयों को दो टर्मों के रूप में डिवाइड किया था। पहली टर्म मैंने आपको बताए थे भार आयतन मात्रक, इंग्लिश में कहते हैं वेट वॉल्यूम यूनिट्स, और दूसरी मैंने आपको बताई थी भार मात्रक, वेट यूनिट्स। और भार आयतन जो मात्रक थे उनकी भी मैंने आपको प्रकार बताए थे। पहला बताया था मोलरता, दूसरा बताया था नॉर्मलता, तीसरा बताया था फॉर्मलता, चौथा भार आयतन परसेंट और पांचवा बताया था आयतन परसेंट। उसी तरीके से जो भार मात्रक थे, वेट जो यूनिट्स थी, उनको भी मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहली मैंने आपको बताई थी मोललता, दूसरी मोल फ्रैक्शन, तीसरा मास परसेंटेज, चौथी बताई थी पीपीएम और पांचवी मैंने आपको बताई थी पीपीवी। आज मैं आपको भार आयतन जो मात्रक हैं प्रत्येक का मैं आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए भार आयतन मात्रक, भार आयतन मात्रक इंग्लिश में कहते हैं वेट वॉल्यूम यूनिट्स। भार आयतन मात्रक, अब भार आयतन मात्रकों में मैंने पहला प्रकार आपको बताया था कैपिटल ए मोलरता, इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी। देखिए मोलरिटी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, या मोलरिटी की परिभाषा क्या होती है। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इट इज़ नॉन एज मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। जो मोलरिटी जो होती है इसको इस कैपिटल एम से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? कैपिटल एम। कैपिटल एम बराबर क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो मोलरता किस तरीके से फाइंड आउट की जाएगी, ठीक है। तो मोलरता कैपिटल एम बराबर क्या होगा? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए मैंने अभी थोड़ी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो मोलों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला बताया था कि विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलेय पदार्थ का अणुभार। तो देखिए मोलरता अपने पास क्या निकल के आ जाएगी? मोलरता कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अणुभार का एक दूसरा नाम और होता है मोलर द्रव्यमान, ठीक है। ये क्या निकल के आया अपने पास? मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, और बटे में क्या दे रखा है? बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। क्लियर? ठीक है, ये अपने पास मोल निकालने का फॉर्मूला आ गया। जब बिलियन का आयतन किस में दे रखा है? आपको लीटर में दे रखा है। यदि बिलियन का आयतन आपको मिलीलीटर में दे रखा हो तो मिलीलीटर को जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं
तो 1 मिलीलीटर का मान होता है 10⁻³ लीटर। ठीक है, उसको जब ऊपर ले जाएंगे किसकी हो जाएगी, वो घात प्लस की हो जाएगी। तो देखिए मोलरिटी अपने पास क्या आ जाएगी, यदि बिलियन का आयतन लीटर में हो, बिलियन का आयतन लीटर में हो, तब मोलरिटी कैपिटल M बराबर क्या होती है, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में हो, किस में हो, मिलीलीटर में हो, तब मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार इंटू बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। और मिलीलीटर को जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिली का जो मान होता है, चूँकि 1 ml बराबर होता है 10⁻³ लीटर, और 10⁻³ को जब ऊपर ले जाते हैं तो किसी हो जाती है घात 10⁻³ 10⁻³ का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो ये अपने पास मोलरिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया। यदि मोलरिटी के इस फॉर्मूले को यदि मैं गणितीय रूप में लिखूं तो देखिए मोलरिटी अपने पास क्या आ जाएगी, कैपिटल M बराबर जो विलेय पदार्थ है इसकी जो ग्राम में मात्रा उसको मैंने W से WAC डिनोट कर दिया, किससे, WAC डिनोट कर दिया, और जो इसका जो अणुभार है उसको कैपिटल M से डिनोट कर दिया। चलो मैंने इसको M मान लिया क्योंकि मोलरिटी कैपिटल M दे रखी है। और जो अपने पास बिलियन का आयतन किस में लिया था, मिलीलीटर में, इसको BML से और ऊपर 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये अपने पास रिजल्टेंट मोलरिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया। जब आपको बिलियन का आयतन किस में दे रखा हो, मिलीलीटर में दे रखा हो। जब बिलियन का आयतन लीटर में दे रखा होता है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, केवल मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये अपने पास मोलरिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए मोलरिटी जो होती है इसकी यूनिट देखिए, यूनिट की हिंदी क्या होती है, मात्रक या इकाई। तो मोलरिटी की जो इकाई होती है वो क्या होती है, ये क्या दे रखे हैं अपने पास, मोल, और बिलियन का आयतन किस में दे रखा है, लीटर में। तो यूनिट क्या बन जाएगी अपने पास, मोल लीटर इनवर्स। तो ये मोलरिटी ज्ञात करने का यूनिट होती है। अब देखिए ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का जो प्रभाव होता है, ठीक है, वो देखिए बिलियन का यदि आप टेम्परेचर क्या कर दें, बढ़ा दें, बिलियन का यदि आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो बिलियन की जो मोलरिटी होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। बिलियन की जो मोलरिटी होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। मोलरिटी क्यों घट जाती है, क्योंकि जब बिलियन का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बिलियन का जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आयतन और मोलरिटी के मध्य व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। देखिए मोलरिटी और ये क्या है अपने पास, आयतन, दोनों में किसका रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती का। ठीक है, तो ये अपने पास मोलरिटी किससे कहते हैं, मोलरिटी को कैसे ज्ञात किया जाता है, मोलरिटी की क्या यूनिट होती है, और टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीके से मोलरिटी को प्रभावित करता है। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, WA × 1000/MA × VML। यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। और टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, यदि बिलियन का यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो मोलरिटी होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो विलियन होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्लियर। अब देखिए मोलरिटी संबंधित किस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं।
देखिए यहाँ से जो न्यूमेरिकल मिल सकता है, माना कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है, किस तरीके का न्यूमेरिकल मिल सकता है। 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 400 ml जलीय विलयन में घोलने पर इस विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 400 ml जलीय विलयन में घोलने पर इस विलयन की मोलरता क्या होगी। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन व्हेन 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 400 एक्वस सॉल्यूशन। अपने को क्या ज्ञात करना है कि इस विलयन की मोलरिटी ज्ञात करनी है जब 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 400 ml जलीय विलयन के अंदर क्या किया गया है, डिजॉल्व किया गया है, घोला गया है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल आपको दे रखा हो, उस न्यूमेरिकल में सबसे पहले देखना है कि कौन सा विलय पदार्थ दे रखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, इस विलय पदार्थ की आपको मात्रा कितनी दे रखी है, 20 ग्राम। तो अपने को WA क्या दे रखा है, 20 ग्राम। ठीक है, और विलय पदार्थ क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा कैसे निकालते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और मैंने आपको नियम बता रखा है परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के तत्वों के लिए कि जिन तत्वों का एटॉमिक नंबर ओड नंबर में होता है उसका दोगुना कर दीजिए। एटॉमिक नंबर का दोगुना करने के बाद 1 जोड़ दीजिए। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 2 के 22 और 1 23, इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। 8 क्या होती है, इवेन नंबर, सम संख्या में होता है। तो मैंने नियम बताया कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक सम संख्या में होता है उसका डबल करते हैं, तो 8 2 के 16 हो गया। और जो हाइड्रोजन होता है इसको मैंने एक्सेप्शन केस बताया था, हाइड्रोजन का हमेशा कितना होता है, 1 होता है। सभी को जोड़ दी कितना आ जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। अपने को जलीय विलयन का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का जो आयतन आपको दे रखा है BML, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बताइए, 400 ml। अब मैंने आपको मोलरिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया है। मोलरिटी बराबर कैपिटल M बराबर होता है WA इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू 100 BML। इस फॉर्मूले में डाटाज को पुट कर दीजिए तो अपने पास मोलरिटी क्या आएगी, WA दे रखा है 20 इंटू 1000, इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 40 इंटू 400 क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो देखिए ये 3 0 से 3 0 चले गए, 4 पंजे 20, तो अपने पास आ रहा है 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 4 बचा 1, 4 2 के 8 और 4 पंजे 20। इतनी मोलरिटी आएगी इसकी मोल पर लीटर, 1.25 मोल पर लीटर। ठीक है, इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, उसको सॉल्व करने का तरीका जो मैंने आपको बताया ये तरीका रहेगा। ठीक है, अब देखिए भार आयतन मात्रक सेकंड। सेकंड दे रखा है अपने पास नॉर्मलिटी।
नॉर्मलिटी, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। अब देखिए नॉर्मलता की डेफिनेशन क्या होती है। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसकी संख्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो मैंने परिभाषा बताया कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलिटी कहलाती है। और नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolved in 1 liter solution, it is called normality of that solution, it is denoted by capital N। ठीक है, अब देखिए ये जो नॉर्मलिटी होती है इसको कैसे ज्ञात करते हैं? नॉर्मलिटी कैपिटल N बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। आप देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? नॉर्मलिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलेय पदार्थ का क्या? तुल्यांकी भार इनटू बिलियन का आयतन लीटर में। विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार इंटू बिलियन का आयतन लीटर में। आप देखिए मैंने पहले ही बता दिया यदि बिलियन का आयतन लीटर में दे रखा तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस नॉर्मलिटी का यदि मैं मैथमेटिकल रूप लिखूं तो विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा मैंने किससे डिनोट कर दी थी? पहले WA से। इसका जो मैंने तुल्यांक की बार है उसको EA से डिनोट कर दिया। बिलियन का आयतन किस में ले लिया मैंने? BML में। ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नॉर्मलिटी याद करने का अपने पास रिजल्टेंट फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई भी जब अपने पास अम्ल दे रखा होता है तो उसकी क्षारकता ज्ञात करते हैं। कोई भी जो क्षार दे रखा है उसकी हम अम्लीयता ज्ञात करते हैं। कोई भी जो लवण दे रखा है उस पर हम चार्ज ज्ञात करते हैं या उसकी संयोजकता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नॉर्मलिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। नॉर्मलिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? यूनिट देखिए इसकी जो यूनिट होती है N बराबर क्या होता है? देखिए यूनिट क्या होती है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है, ये क्या है? ग्राम तुल्यांक। और ये क्या होता है? आयतन। तो यूनिट क्या आ जाए? ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स क्या यूनिट है अपने पास? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ये इसकी यूनिट होती है, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। अब इस पर यदि हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव देखें तो देखिए ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, चाहे अपने पास नॉर्मलिटी पूछी जाए, चाहे अपने पास मोलरिटी पूछी जाए, चाहे अपने पास वॉल्यूम परसेंट पूछी जाए, ठीक है, या वेट वॉल्यूम परसेंट पूछा जाए, इनका यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नॉर्मलिटी का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर विलयन का जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अपने को जनरली ध्यान रखना है, यदि टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो नॉर्मलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, बिकॉज क्योंकि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विलयन का जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विलयन का जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो नॉर्मलिटी क्या होती है, घटती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर विलयन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात है इसमें तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं। तो तुल्यांक की भार को ज्ञात करने के देखिए कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं आपको। तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, देखिए तुल्यांक की भार E, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, अणुभार बटे अम्लीयता या क्षारकता या संयोजकता। अणुभार बटे अम्लीयता, क्षारकता या संयोजकता। अब देखिए एसिडिटी क्या होती है, अम्लीयता क्या होती है, एसिडिटी हिंदी में कहते हैं अम्लीयता। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी क्षार होते हैं, क्षारों के क्या निकालेंगे आप, अम्लीयता। क्षारों में क्या प्रेजेंट होते हैं, OH माइनस आयन। तो टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट इन बेस। किसी क्षार में OH माइनस आयनों की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, एसिडिटी। ठीक है, क्षार में उपस्थित OH माइनस आयनों की जो कुल संख्या होती है वो क्या कहलाती है, अम्लीयता कहलाती है। तो मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट इन बेस इज नॉन एज एसिडिटी ऑफ दैट बेस। ठीक है, अब देखिए क्षारकता क्या कहते हैं, बेसिसिटी हमेशा किसकी निकालते हैं, एसिड की निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन एसिड, ठीक है, प्रेजेंट इन एसिड, इट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। और बैलेंसी क्या होती है, जितने भी साल्ट होते हैं, साल्ट पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन साल्ट। संयोजकता बैलेंसी, ठीक है, चार्ज इन प्रेजेंट ऑन साल्ट, कि साल्ट पर प्रेजेंट जो चार्ज होता है वो क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ जिनका आपको तुल्यांक की भार ज्ञात करना है। जैसे अपने पास कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उनके आपको एसिडिटी भी ज्ञात करनी है, ठीक है, बेसिसिटी भी ज्ञात करनी है और बैलेंसी भी ज्ञात करनी है। और तुल्यांक की भार को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला भी अपने को ध्यान रखना है। क्लियर, देखिए
कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स, और आपको क्या बतानी है, एसिडिटी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपको दिया है, आपको दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर OH बताओ कितने कितने रखे हैं, 1, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 1। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अपने को एग्जाम्पल दे रखा है MgOH का होल ट्वाइस, कितने OH दे रखे हैं इसके अंदर, 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 2। थर्ड देखिए, अपने को एग्जाम्पल दे रखा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसकी अपने को एसिडिटी निकालनी, कितने OH हैं इसके अंदर, 3, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितने OH दे रखे हैं, 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 2। तो कोई भी एग्जाम्पल्स आपको दिए जा सकता है और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपसे एसिडिटी ज्ञात करवाई जा सकती है। अब देन आफ्टर उसके बाद वो क्या पूछेगा आपसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकीय भार ज्ञात कीजिए। तो तुल्यांकीय भार कैसे निकालेंगे, इसका जो अनुभार होता है उसमें किसका भाग लगाएंगे, एसिडिटी का। तो देखिए इसका तुल्यांकीय भार कितना आएगा, तुल्यांकीय भार, इसका तुल्यांकीय भार बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले क्या निकालेंगे, अनुभार। अनुभार मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कितना होता है, 40। इसकी एसिडिटी कितनी रखी है, 1, तो इसका क्या हो गया, तुल्यांकीय भार। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, अनुभार। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम का कितना होता है, 24, एक ऑक्सीजन का 16 और एक 17, 17 दो आके 34 और 24 कितना हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 24 + 34 कितनी दे रखी है इसकी एसिडिटी, 2, तो कितना आएगा, 4 और 4 8, 3 और 2 5 और 3 और 2 5 बटे 2 कितना आ गया, 29, कितना आएगा, 29। इसी तरीके से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक एल्युमिनियम का होता है 27 और एक OH का मैंने अभी ऊपर बताया कितना होता है, 17, कितने दे रखे हैं, 3, 17 × 51 और 27, देखिए 27 + 51 बटे 3, ये कितना हो जाएगा, 78 डिवाइड 3, तो कितना आएगा, 3 2 आके 6, बचे कितने, 1, 3 18, कितना आ गया, 26। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे आप, एक कैल्शियम का कितना होता है, 40 और एक OH का ऊपर बताया था 17 होता है, 2 दे रखी, कितना हो गया, 34। एसिडिटी कितनी दे रखी है, 2, ये कितना हो गया टोटल, 74 डिवाइड बाई 2, 2 3 के 6 और 2 7 14, कितना आ गया, 37। तो ये मैंने कुछ बेस लिए हैं, उनकी एसिडिटी निकाली है और एसिडिटी के अकॉर्डिंग क्या ज्ञात किया है, तुल्यांकीय भार। तो तुल्यांकीय भार को ज्ञात करने के लिए अपने को ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। लेकिन तुल्यांकीय भार को निकालने से पहले 2 चीज़ आनी चाहिए, एक तो एसिडिटी और उसका अनुभार, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट। आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पलों में आपको दे रहा हूँ एसिड, एसिड क्या निकालेंगे आप, बेसिसिटी। देन आफ्टर क्या निकालना, उसका इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकीय भार। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपने को एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसकी बेसिसिटी निकालनी है। तो बेसिसिटी को मैंने बताया था कि किसी भी एसिड के अंदर कितने H+ आयन प्रेजेंट हैं वो इसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी।
कितनी एच दे रखें 2, तो इसकी बेसिटी कितनी होगी अपने पास 2। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए अपने पास दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कितने एच दे रखें इसके अंदर 1, तो बेसिटी कितनी हो गई इसकी 1। थर्ड एग्जाम्पल देखिए अपने को दे रखा है नाइट्रिक एसिड HNO3, इसकी बेसिटी याद करनी है, कितनी एच दे रखें 1। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, चौथा एग्जाम्पल देखिए अपने को एग्जाम्पल दे रखा है H3PO4, ठीक है, इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, कितनी एच दे रखें इसके अंदर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए पर क्लोरिक एसिड HClO4, कितनी एच दे रखें इसके अंदर 1, ठीक है। अब देखिए इनका अपने को क्या निकालना है, तुल्यांकी भार, क्या ज्ञात करना है तुल्यांकी भार। तो मैंने फॉर्मूला बताया अणुभार बटे क्षारकता, अणुभार बटे क्षारकता। तो देखिए अणुभार निकालिए, H2SO4 का यदि आप अणुभार निकाल दो तो कैसे निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 दे रखें तो 2 हो गया, एक सल्फर का 32 होता है, 2 और सल्फर 32 कितने हो गए 34, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 दे रखें तो 16 चौका 64, तो 2 + 32 + 64 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 2, यह आएगा 49, कितना आएगा 49। HCl दे रखा है, इसका अपने को इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो निकालिए। एक H का अणुभार 1 होता है, एक क्लोरीन का 35.5 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा 36.5 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा टोटल 36.5। HNO3 देखिए, ये जो HNO3 होता है इसका अणुभार निकालिए, 15 और 48 कितने होते हैं, 15 और 48 हो गए 63 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा 63। H3PO4, इसका भी अपने को मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो देखिए 3 + 31 + 64 डिवाइड बाई 3 98/3, ठीक है। तनाम तिया के 9, 3 2 के 6 और टीचिंगी 18 और टीचिंगी 18, ये दे रखा है पर क्लोरिक एसिड, इसका निकालना है, तो देखिए 1 + क्लोरीन का 35.5 + 64 डिवाइड बाई 1, इनको जोड़ दीजिए, 4 और 5 9 और 1 10, ठीक है, 6 और 3 9 और 1 10, 110.5 कितना आएगा 110.5। तो इस तरीके से कुछ एसिड दे रखे हैं जिनका अपने को क्या निकालना होता है तुल्यांकी भार, लेकिन एसिड में कुछ अपवाद भी होते हैं जिनकी बेसिसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है OH- आयन पर डिपेंड करती है। अपवाद नंबर 1 देखिए H3PO2, आपको इस अणु का चेहरा देखने से पता लगता है कि इसके अंदर H3 है, तो इसकी बेसिसिटी 3 होनी चाहिए, लेकिन इसकी एक्चुअलिटी में कितनी होती है 1 होती है। अब 1 क्यों होती है, देखिए इसकी स्ट्रक्चर, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर OH ग्रुप कितने दे रखे हैं 1 दे रखा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए H3PO3, आपको लग रहा होगा कि इसकी बेसिसिटी कितनी होती है 3, लेकिन इसकी एक्चुअलिटी में कितनी होती है 2। इसकी भी किससे निकाली जाती है, वो स्ट्रक्चर से डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो कितने OH ग्रुप हो गए इसके अंदर 2। एक और होता है लास्ट एग्जाम्पल, जिसका नाम होता है बोरिक एसिड H3BO3, इसकी जो बेसिसिटी होती है वो कितनी होती है, जनरली हमेशा 1 होती है। क्लियर, ये 3 अपवाद होते हैं जिनकी बेसिसिटी को डिसाइड किया जाता है OH ग्रुपों द्वारा। बाकी के जो एसिड्स होते हैं उनकी जो एसिडिटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ H+ आयन। क्लियर। अब लास्ट में हम बात करते हैं साल्ट से, तो देखिए साल्ट के एग्जाम्पल,
साल्ट के एग्जाम्पल देखिए, साल्ट दे रखे हैं और क्या निकालना है अपने को, चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज। और चार्ज निकालने के बाद आसानी से क्या निकालेंगे, उनका तुल्यांकी भार। आसानी से क्या निकालेंगे, उसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब देखिए अपने को एग्जाम्पल दे रखा है NaCl, ये फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है। इसका अपने को चार्ज निकालना है। तो चार्ज कैसे निकालते हो, देखिए सबसे पहले Na का वियोजन कर दीजिए, Na प्लस और Cl माइनस। इसका जो रिजल्टेंट चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 1। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको भी यदि वियोजित करते हैं तो Mg2 प्लस 2Cl माइनस, इसका भी चार्ज कितना आएगा बताइए, 2 प्लस और 2 माइनस, कितना आ गया चार्ज, 2। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ये दे रखा है फेरिक सल्फेट। क्या दे रखा है, फेरिक सल्फेट। इसका अपने को चार्ज ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट, 2Fe3 प्लस 3SO4 2 माइनस। इसका वियोजन कैसे किया जाता है स्टूडेंट, देखिए इसका वियोजन किस तरीके से करते हैं कि ये जो अणु होते हैं ये तो इस पूरे अणु का चार्ज होता है, और ये जो अणु होते हैं ये किसका चार्ज होता है, इस आयरन का। तो Fe3 प्लस लिखा है, SO4 2 माइनस लिखा है। कितने मोल दे रखे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके कितने अणु दे रखे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 के 6 और 2 3 के 6। चार्ज कितना आ गया, चार्ज कितना आ गया, 6। इसी तरीके से कोई भी अपने को साल्ट दे रखा है उस पर आप चार्ज ज्ञात करेंगे, और चार्ज ज्ञात करने के बाद उसका क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, इसका अणुभार होता है 58.5 डिवाइड बाई 1, कितना आ गया 58.5। नेक्स्ट देखिए, ये रखा मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका अणुभार निकाले 24 प्लस 71 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 95 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 2 चौका 8 और 2 7 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किसका निकालना है, फेरिक सल्फेट का। एक आयरन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 56 होता है, 2 × 56 प्लस 3। अब देखिए सल्फर का 32 होता है प्लस 64, ये कितना हो गया 112 प्लस, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 96। 112 गुणा 112 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किए 6 × 18, 9 × 27 और 1 28, दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 8 2 10, 8 और 1 9 और 1 10, 400 कितना हो गया 400। अब इसका देखिए चार्ज कितना दे रखा है 6, तो 6 × 36, 6 × 36 6.66, ये किसका चार्ज आ गया, फेरिक सल्फेट का, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी आपको साल्टों पर चार्ज कैसे ज्ञात करते हैं और चार्ज ज्ञात करने के बाद इक्विवेलेंट वेट कैसे ज्ञात किया जाता है ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब इसके बाद ये जो नॉर्मलिटी होती है, नॉर्मलिटी से किस टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इन न्यूमेरिकलों का डिस्कस कल नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। थैंक यू।